अब देखिए फॉर्म नंबर 32 चार्जेस आरोप, तो उसमें लिखा हुआ है ना रेफर सेक्शन 211, 212 एंड 213। तो फॉर्म नंबर 32 में चार्ज विद वन हेड, चार्ज मोर देन वन हेड या प्रीवियस कन्विक्शन वाले चार्जेस बता रखे हैं। तो ये फॉर्मेट होता है चार्ज का फ्रेम करने का, बट ये भी अधूरा है। इसमें तो डायरेक्ट कंटेंट बता रखा है, मेन कंटेंट क्या लिखना है वो बता रखा है। तो पहली चीज बता रखी चार्जेस विद वन हेड, फिर जैसे और देखते हैं हम चार्जेस विद टू और मोर हेड, चार्ज फॉर द थेफ्ट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन थर्ड कॉलम में। तो ये चीजें हमें समझनी है कि जब चार्ज बनाते समय कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, अपराध किया हो, तो हो सकता है उस पर एक से अधिक चार्ज बन रहे हो सकता है, कई बार हमने देखा है चार्ज बनाते समय। जैसे हमने चोरी भी करी और साथ ही साथ क्या किया, हाउस ट्रेस पास किया, तो दोनों के चार्ज बनेंगे। ये तो हुआ एक व्यक्ति और उसके खिलाफ एक चार्ज या एक से अधिक चार्ज। कई बार ऐसा भी होता है दो अभियुक्त और एक ही चार्ज, और दो अभियुक्त और दो या दो से अधिक अभियुक्त और उन पर एक से अधिक चार्ज। तो चार्ज फ्रेम इस तरीके से होते हैं। एक अभियुक्त पे भी कई सारे चार्ज लग सकते हैं और दो तीन अभियुक्तों पर मिलकर एक चार्ज लग सकता है या एक से अधिक चार्ज भी लग सकता है। तो हम चार्ज में वो भी सीखेंगे, एक चार्ज एक अभियुक्त के खिलाफ, एक अभियुक्त के खिलाफ एक से अधिक चार्ज। हम वो भी सीखेंगे दो से अधिक अभियुक्त है तो उस पर एक ही चार्ज या उन दोनों पर अलग अलग चार्ज, ठीक है। और दो से अधिक अभियुक्त है तो उन पर 34 का चार्ज बनाना, सेक्शन 34 के साथ चार्ज बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज बनाना और अनलॉफुल असेंबली का चार्ज बनाना। तो ये भी सीखेंगे हम। तो इन सबके मैं आपको एक फॉर्मेट बतौर सिखाऊंगा। आई मेरी बात समझ में यहां तक? तो ये क्रिमिनल जो हम चार्ज बनाना सीखेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या, कि ये चीजें क्या क्या कंटेंट दिखने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चार्ज सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे, जजमेंट राइटिंग। तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए हमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए, सेक्शन 211 शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 का फॉर्म नंबर 32 क्लियर होना चाहिए। और उससे पहले क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, आईपीसी। अरे भाई जब आपको आईपीसी की ही नॉलेज नहीं है तो आप चार्ज कौन से सेक्शन का लगाओगे। पूछ चोरी कर रहा है आप, लगा एक्सटॉर्शन कर रहे हो, मर्डर का बनता हो, कल्पेबल होमिसाइड का लगा रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट का लगा रहे हैं, तो वो गलत है। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो ये चीज ऐसी है जिसकी आईपीसी क्लियर है वो ऑटोमेटिकली सही चार्ज लगा देगा वो स्टूडेंट। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो आई हमें समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल चार्ज फ्रेमिंग का पूरा फॉर्मेट सीखेंगे कि रियल में चार्ज बनते कैसे हैं। एक अभियुक्त पे एक चार्ज, एक अभियुक्त पे एक से अधिक चार्ज, दो अभियुक्त पर एक चार्ज, दो अभियुक्त पे एक से अधिक चार्ज, 34 का चार्ज कैसे, 511 का चार्ज कैसे, और 149 का चार्ज कैसे, और 120B का चार्ज कैसे। बोलिए ये बात समझ में नहीं आई? तो वो हम सारी चीजें सीखेंगे और उनको लिखते कैसे हैं बेसिकली वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है पुलकित शर्मा। मैं आपका जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो जजमेंट राइटिंग। देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जजमेंट राइटिंग में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, चार्ज फ्रेमिंग, बेल ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि देखिए चार्ज फ्रेमिंग में कई रूप होंगे, एक हेड के साथ मोर देन वन हेड, एक हेड में एक से अधिक अभियुक्त, और एक अभियुक्त के साथ एक से अधिक चार्जेस, या बहुत सारे अभियुक्त और बहुत सारे चार्जेस, प्लस चार्जेस रीडेबल विद सेक्शन 34 एंड 149 एंड 120B। तो देखिए चार्ज फ्रेम जब करते हैं हम, क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज जब भी हम फ्रेम करते हैं
तो उनमें कुछ बिंदुओं का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है, कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो मैं चार्ज का एक बार फ्रेमिंग बता रहा हूं, एग्जैक्ट चार्ज तो अभी बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है, पर चार्ज में क्या क्या चीजें एग्जामिनर को दिखनी चाहिए लिखते वक्त, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है नेम ऑफ द कोड। क्या? नेम ऑफ द कोड। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि आपने कोड गलत लिखा तो वहीं आपके मार्क्स कटना चालू हो गए, वहीं आपके मार्क्स कटना चालू हो गए। नेम ऑफ द कोड से मतलब है मेरा मतलब है कि जो अपराध जिसका आप चार्ज लगा रहे हो अभियुक्त पर, वो किस कोड द्वारा ट्रायबल है, और उसके बारे में कहां दे रखा है? शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। तो उसमें 6th कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन सा अपराध किस कोड द्वारा ट्रायबल है। तो यदि जेएम फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल है, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है, तो सबसे पहले चार्ज में क्या दिखना चाहिए? नेम ऑफ द कोर्ट। बोलिए, आई बात समझ में आई? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो नेम ऑफ द कोर्ट के जस्ट नीचे लिखना होता है वो होता है क्रिमिनल केस नंबर। क्या होता है? क्रिमिनल केस नंबर। देखिए, जैसे सिविल में होता है सिविल सूट नंबर, उसी प्रकार से क्रिमिनल मामलों में भी क्रिमिनल केस नंबर होता है। मान लीजिए जैसे क्रिमिनल केस है 123/2020, तो ईयर तो 2020 हुआ, और उस ईयर में जो मामला नंबर आया वो कौन सा था? 123, जिससे आसानी रहे। लाइब्रेरियन फॉर्म में बनाई जाती है, फाइल लाइब्रेरियन फॉर्म में रखी जाती है, जिससे हमें आसानी रहे ढूंढने में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट दिखना चाहिए चार्ज फ्रेमिंग में वो क्या है? नेम ऑफ द पार्टीज। क्या दिखना चाहिए? नेम ऑफ द पार्टीज। देखिए, नेम ऑफ द पार्टीज में जब क्रिमिनल का चार्ज बना रहे हैं तो एक पार्टी तो स्टेट होती है वर्सेस ए, अक्यूज्ड वर्सेस अक्यूज्ड। देखिए, एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, जब भी क्रिमिनल चार्जेस बना रहे हैं तो उसमें अधिकतर केसेस में तो स्टेट ही क्या होता है? पार्टी होती है, क्योंकि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट माने जाते हैं क्रिमिनल में, और वारंट केस में चार्ज बनते हैं। समन मामले में तो चार्ज भी नहीं बनता, समन में बनता तो वहां पार्टीज का नेम भी आ जाता है। ठीक है, कंप्लेंट का मामला है तब यहां पार्टीज आ जाती हैं, नॉर्मली तो स्टेट ही रहता है। तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। तो देखिए, यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि अक्यूज का नाम मान लीजिए राम, श्याम, राम किशोर एटसेट्रा एटसेट्रा दे रखा है, उदाहरण बताओ, तब तो लिखिए स्टेट वर्सेस राम। यदि नहीं दे रखा है तो आप ए ही अज्यूम करेंगे या XYZ ही अज्यूम करेंगे, आप अपना नाम या अपनी पसंद से कोई नाम नहीं लिखेंगे, वो अनफेयर मींस का मामला बन जाएगा उसमें। ठीक है, स्टेट वर्सेस ए, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए कौन है? अभियुक्त है, एक्यूज्ड है। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है, फिर आता है मेन कंटेंट। तो देखिए, मेन कंटेंट लिखते वक्त हमें 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो उस वक्त हमें क्या लिखना पड़ता है? 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ABC बना के बताऊंगा मैं आपको उसको जब उसमें चर्चा करेंगे। और वो मेन कंटेंट 3 पॉइंट्स में दिखने चाहिए। उन 3 पॉइंट्स में आप नंबरिंग नहीं देते, ABC 1 2 3 ऐसे कोई नंबरिंग नहीं देनी, मतलब 3 पैरा दिखने चाहिए। तो पहले पॉइंट में तो क्या दिखता है? उसमें लिखता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे आई, मैं, XYZ जो भी हूं, DJ कैडर हूं, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आप पर मतलब अभियुक्त ए पर फॉलोइंग चार्जेस लगाता हूं। ये लिख के बस खत्म। फिर उसके बाद बी पॉइंट में मेन चार्जेस लिखे जाते हैं। जो मेन कंटेंट है वो कहां लिखे जाता है? बी पॉइंट में। जैसे आपने 379 का किया, या 302 का किया, या 304 का किया, या 366 किया, या 376 किया, जो भी आपने अपराध किया है उसको बी पॉइंट में लिखा जाएगा, सेकंड पॉइंट में मेन कंटेंट। फिर सी में क्या लिखेंगे? सिंपल सा सी में लिखना होता है कि मैं आपको आदेशित करता हूं कि जो ये मैंने चार्जेस लगाए ये मेरे कोर्ट द्वारा ट्रायबल होते हैं, मेरे कोर्ट द्वारा ट्रायबल होंगे।
आई बात समझ में? तो मेन कंटेंट में कितने 3 पॉइंट दिखने चाहिए। पहला जज की डिटेल, दूसरे में जो एग्जैक्ट चार्ज है, जो एग्जैक्ट चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। सी में ये बताते जो उपर्युक्त जो चार्जेस लगाए गए हैं यहाँ पे, अफोर्सेड चार्जेस जो भी आपके खिलाफ लगाए गए हैं, वो किसके, जो ये ए ने डिटेल दी है ना, ए में जज ने कि मैं ये कोर्ट हूं फलाना, ये जो कोर्ट है ना उस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। फिर आपको जस्ट ये लाइन खत्म होने के बाद प्लेस एंड डेट मेंशन करनी पड़ती है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, बॉम्बे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तारीख को है, ये तारीख है, ठीक। फिर यहां लिखना है राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। तो साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट ही लिखना है, बना मताना आप कहीं पता चले XYZ और उसके बाद लिख देंगे JM फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ नहीं। आप तो बस सिंपल से लिखना है साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट, उसी से समझ जाएंगे कि आपको पता है ये चीज। फिर लास्ट में लिखना होता है प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड अपनी तरफ से क्या बात कहना चाहता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट लिखने होते हैं। क्या आप पर लगाए गए आरोप समझ में आ गए आपको, एक चीज। दूसरा क्या पॉइंट लिखना होता है इसी में दूसरा लिखना होगा जो आप पर आरोप लगाए गए उनको स्वीकार करते हैं या नहीं करते, या फिर आप ट्रायल चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। बोलिए आई बात समझ में नहीं है? फिर उसके बाद जब प्ली ऑफ अक्यूज्ड खत्म हो जाएगा, फिर 7वां पॉइंट होता है साइन ऑफ द अक्यूज्ड। राइट हैंड साइड में लिखना होता है, करवाने नहीं है कि पता चले आप करके ही आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। साइन ऑफ द अक्यूज्ड लिखना, फिर वही वापस साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट फिर लिखना। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी में दिखने चाहिए यदि उसने चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन दिया है तो। और इसमें भी जब वो कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहली नजर उसकी जाती है नेम ऑफ द कोर्ट पे। यदि उसको सही मिल गया नेम ऑफ द कोर्ट, भिड़ते ही वो हमला करता है आपके मेन कंटेंट के बी पॉइंट पे, 4 सही बनाया है। उसके बाद तो वो ऊपरी तौर से देखेगा इन पॉइंट, फिर वो नजर गड़ा लेता है ये पॉइंट दिख रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में दिख रहे हैं, कोर्ट सही लिखा है, 4 सही लिखे, 5 नंबर का सवाल है, पूरे 5 ले लो। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो आ गई हमारे बात समझ। तो अब हम एक चार्ज के साथ, मतलब चार्ज विद 1 हेड के साथ एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि रियल में चार्ज फ्रेम कैसे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो चार्ज फ्रेम कैसे होते हैं रियल में, ठीक है? देखेंगे हम अभी।